हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ ऐसे विद्वानों की, कुछ ऐसे संगीतज्ञों की जिन्होंने कि इस संगीत के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनकी इस धरोहर को आज भी जो है एक आधार के रूप में लिया जाता है। ऐसे ही एक विद्वानों की श्रृंखला में एक नाम आता है बाज बहादुर का। बाज बहादुर का पूरा नाम था मियाँ बायज़िद बाज बहादुर, जिनका कि समय जो है 1530 से 1594 तक का माना जाता है। इनका जो शासन काल है वो माना जाता है 1594 से 1564 तक, यानी 1554 से 1554 से 1564 तक, यानी 1554 से 1564 तक का। और ये मालवा के जो थे अंतिम सुल्तान शासक रहे हैं। इनके पिता का नाम था शुजात खां। इनकी जो क्षेत्र की जो राजधानी थी वो मांड थी। इनके किस प्रकार के योगदान से संगीत क्षेत्र को जो है संगीत के क्षेत्र में इनको याद किया जाता है, वो बहुत अधिक लंबी उसकी लिस्ट नहीं, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इनका नाम संगीत जगत में जो है इतना श्रद्धा से, इतना एक महत्वपूर्ण नाम जो है उनकी लिस्ट में इनका नाम लिया जाता है। ये संगीत एक बहुत बड़े जो है स्वयं संगीत के ज्ञाता थे, संगीत के संरक्षक थे। और इनके समय में जो ख़याल गायकी, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ख़याल गायकी जो थी उसकी जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादातर लोग हम ये कह देते हैं कि सदारंग और आदारंग द्वारा जो है ख़याल का आविष्कार किया गया या उस समय से ख़याल जो है वो प्रचार में आए, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम इतिहास को देखते हैं तो ख़याल जो है वो पहले से ख़याल गायकी जो है वो धीरे धीरे विकसित हो रही थी, लेकिन ये ख़याल एक तरह से सदारंग और अदारंग के समय में जो है, या वो स्वयं भी ख़याल नहीं गाते थे, वो ध्रुपदीय थे, तो उस समय से ख़याल जो है वो पॉपुलर होना शुरू हो गया और बाद में बहुत ज़्यादा उसको ख्याति मिली। लेकिन ख़याल का विकास जो है वो पहले से आरंभ हो चुका था। कोई भी विधि, कोई भी शैली रातों रात नहीं पनप कर आती, उसको आने में, उसको विकसित होने में समय लगता है। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान था कि इन्होंने ख़याल के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका बहुत श्रेय इनको जाता है। कुछ लोग इनको ख़याल का आविष्कारक भी कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग मतैक्य नहीं हैं। अधिकतर मत इनको ख़याल के विकास में इनका योगदान मानते हैं। मालवा इनका जो इनका राज्य था वो अपने आप में संगीत के क्षेत्र के लिए, या हम कला संस्कृति के दृष्टि से एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया था, जहाँ पर कि विभिन्न प्रतिभाओं का बहुत सम्मान था, विभिन्न प्रतिभाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसका कारण ये भी था कि ये स्वयं एक बहुत बड़े गुणी थे। इन्होंने वो एक समय था जब ध्रुपद जो थे वो प्रचार में थे, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी तक ध्रुपद का एक अपना युग था, जो कि संगीत के क्षेत्र से दृष्टि से देखें तो एक स्वर्ण काल माना जाता है। और इस समय ध्रुपद जो थे वो एक तरह से उच्च कोटि के ध्रुपद और एक शीर्ष पे जो है शीर्ष स्थान जो उनको ध्रुपद को प्राप्त था। लेकिन ख़याल जो है वो धीरे धीरे जो है विकसित हो रहा था, जिसके विकास में जो है बाज बहादुर जो है उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और उस समय इन्होंने, जैसे ध्रुपदों की जो 4 वाणियाँ मानी जाती है, उस प्रकार इन्होंने बाजर वाणी जो है, इन्होंने ख़याल के क्षेत्र में बाजर वाणी के नाम से भी इन्होंने एक वाणी को प्रचार में लेकर आए। राजनीतिक दृष्टि से जब किसी क्षेत्र में एक शासक जो है वो मजबूत हो या राजनीतिक दृष्टि से शांति हो, तब कला जो है उसका संवर्धन, उसकी प्रगति जो है वो बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन किसी कारण से ये इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था जहाँ पर कि कलाकारों के इतना सम्मान था, लेकिन किसी कारण से जो है यहाँ पर जो राजनीतिक उथल पुथल की वजह से जो है ये कला संस्कृति का जो उत्थान हो रहा था वो कहीं ना कहीं रुक गया। बादशाह अकबर जो थे
उन्होंने मालवा के जो सुल्तान थे बाज बहादुर, उन पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधिपत्य में लिया। और यहीं से जो है बाज बहादुर का जो एक उनका जो कार्य जो कर रहे थे तो वो वहीं पे रुका। लेकिन क्योंकि अकबर भी संगीत प्रेमी थे तो धीरे धीरे कलाकार जो है वो अपने साधना को तो करते गए। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो पत्नी थी वो हिंदू थी और उनका था रानी रूपमती, जो बहुत रूपवान थी और बहुत बड़ी संगीत की ज्ञाता भी थी और संगीतज्ञों का सम्मान भी करती थी। एक कुशल संगीतज्ञ होने के नाते जो है उन्होंने बाज बहादुर ने इस संस्कृति को, अपने मालवा क्षेत्र की संस्कृति को जो है बहुत आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि इनका जो रानी रूपमती के साथ जो एक अटूट प्रेम था उस पे कहीं न कहीं अकबर की दृष्टि उन पर पड़ी। और यही कारण था कि अकबर के साथ जो है इनका युद्ध हुआ, जिसमें कि इनको ये परास्त हुए। और इनका जो एक बहुत शॉर्ट पीरियड रहा एक इनके शासन का, उतने छोटी सी अवधि में भी इन्होंने संगीतज्ञों के लिए संगीत के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी मालवा महोत्सव के रूप में जो है सांस्कृतिक जो है आयोजन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बाज बहादुर की स्मृति जो है वो ताज़ा रहती है। तो ये तो थे सुल्तान या बाज बहादुर का संगीत के क्षेत्र में योगदान। हम अपने अगले एक संगीतज्ञ या हम कहें संगीत के क्षेत्र में एक और प्रतिभा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उनका नाम था मियाँ शोरी। मियाँ शोरी का नाम आते ही हम टप्पा शैली की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे का पर्याय भी कह सकते हैं। मियाँ शोरी का नाम गुलाम नबी शोरी था, जो कि लखनऊ के रहने वाले थे। और इनको अधिकतर जो है मियाँ शोरी के नाम से जब बोलते तो उसका मतलब ये है कि गुलाम नबी शोरी की हम बात कर रहे हैं। इनके जो पिता थे उनका नाम था गुलाम रसूल, और ये इनके प्रथम गुरु रहे हैं। इनका समय 1742 से 1792 तक का रहा। और ये अवध के जो नवाब थे आसफुद्दौला के दरबारी गायक थे। इनकी आवाज़ जो थी वो थोड़ी हल्की थी, अलग तरह की आवाज़ थी। और एक सांगीतिक परिवार में जन्म लेने की वजह से संगीत की इनको जो विधा जो थी, संगीत का जो ज्ञान था, वो उनको पैतृक रूप में इनको प्राप्त था। तो इन्होंने पंजाब की यात्रा की और पंजाब के जो लोक संगीत से प्रभावित होकर शास्त्रीय संगीत और पंजाब के लोक संगीत के मेल से इन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया, जिसका नाम था टप्पा शैली। और टप्पा शैली को उपशास्त्रीय संगीत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जब हम बात करते हैं उपशास्त्रीय संगीत की तो उसमें ठुमरी की बात आती है, टप्पा की बात आती है, कजरी चैती की बात आती है, लेकिन ठुमरी और टप्पा ये विशेष तौर पे जो है वो एक ये शैलियाँ जो है उपशास्त्रीय संगीत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और टप्पों की जब बात करें तो पंजाब के जो गायकी जो विशेष तौर पे जो लोकगीत है, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के जो टप्पे गाए जाते थे उनसे प्रभावित होकर, कुछ लोग कहते थे कि जो वहाँ पर जो ऊँट की सवारी होती थी उसमें जिस प्रकार की एक मोशन होता है उससे प्रभावित होकर, खैर ये जो भी रहा हो, लेकिन लोक संस्कृति लोक संगीत से ही प्रभावित होकर इन्होंने टप्पा शैली का निर्माण किया। ये जो टप्पा शैली थी इसमें ये श्रृंगारिक थी और उपशास्त्रीय संगीत में बिल्कुल उपयुक्त थी। श्रृंगार में वियोग का श्रृंगार या हम संयोग का श्रृंगार, मिलन का श्रृंगार जो है ये इसके विषय हुआ करते थे। और इनके जो शिष्य थे उनमें इनके गुम्बन मियाँ और शादी खां जो इनके पुत्र थे, और फिर उनके अशरफ खां। इनकी जो टप्पा शैली थी वो इतनी अधिक प्रचलित हुई कि वे बनारस और रामपुर में, अवध में तो थी ही थी, बनारस और रामपुर और पंजाब यहाँ पे विशेष रूप से ये शैली जो है बहुत ज़्यादा प्रचार में आई। यहाँ तक कि इनके जो पुत्र थे शादी खां वो बनारस के महाराजा
राजा उदित नारायण सिंह के दरबारी गायक थे। और इनके जो शिष्यों में अशरफ खां की बात आती है, वो रामपुर के बुनियाद खां को तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। टप्पा शैली जो है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। टप्पा शैली जो है वो उपशास्त्रीय संगीत की एक शैली है जिसमें कि स्वर जो है उनको टापते हुए, यानी बहुत फास्ट जो है तरीके से स्वरों का बहुत जल्दी इस्तेमाल किया जाता है और छोटी छोटी तानों के द्वारा जो है वो उसमें उसका प्रयोग होता है। अधिकतर इन टप्पों में जो है वो मुल्तानी भाषा की या पंजाबी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त कहीं पर हिंदी भाषा के भी शब्द होते हैं या कहीं पर उर्दू, फ़ारसी, ये शब्दों का भी प्रयोग होता था। लेकिन ज़्यादातर जब हम टप्पों की बात करते तो मुल्तानी या पंजाबी भाषा के शब्द जो हैं वो हमको अधिकतर सुनने को मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको कोशिश करती हूँ देने की। भैरवी जो है, अब इसमें उपशास्त्रीय संगीत के अंदर भैरवी है, खमाज है, काफ़ी है, देस है, इन रागों के टप्पों का जो है वो बहुत सारे टप्पे इन रागों में मिलते हैं। ये नज़ारो दी बहारा, सितार खान धा, ये नज़ारो दी बहारा, ये बिया आवे गुल खिला गुलशन में तो कुमरी शोर करदा ये नज़ारो दी बहारा, ये नज़ारो दी बहारा वे बिया। अब यहाँ पे आप देखिए छोटी छोटी तानों को लेके शब्द बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक भाषा की बात आती है तो उसमें भी हम देखते हैं कुछ पंजाबी भाषा का भी प्रयोग होता है, मुल्तानी भाषा का भी प्रयोग होता है, क्योंकि उन्होंने मियाँ शोरी ने पंजाब जाकर जो है वहाँ की भाषा से भी प्रभावित होकर, वहाँ के लोक संगीत से प्रभावित होकर इस शैली का निर्माण किया। इसलिए पंजाब में टप्पे गाने का बहुत बड़ा जो है चलन भी है। जहाँ तक बात करते हैं कि ग्वालियर जो है वहाँ की गायकी में भी टप्पा गाने का बहुत अधिक प्रचलन है, इसलिए ग्वालियर के घराने के टप्पों का बहुत एक हमें कलाकारों के द्वारा टप्पा गाने की इस शैली की जो है वो मिलती भी है। अब जैसे पंजाबी शब्दों की बात करते हैं, वेख्या तो साढ़े नाल लड़के चला, लड़के चला, वेख्या तो साढ़े नाल लड़के चला, साढ़े दिल दिया देखिया तो साढ़े नाल लड़के चला, रुस के न जाई बीबा साड़ी गल सुन जा, साई करे तेरा भला, साढ़े नाल लड़के चला, देखिया तो साढ़े नाल लड़के चला। अब इस प्रकार से पंजाबी शब्दों का
भी प्रयोग होता था, क्योंकि वहाँ की भाषा का प्रयोग ज़रूर इनके टप्पों में उसका प्रभाव मिलता है। मियाँ शौरी की आवाज़ जो थी वो पतली थी, इसीलिए टप्पा गायन शैली उनकी आवाज़ को बहुत सूट करता था, और ये शैली जो उपशास्त्रीय संगीत में उनका एक बहुत बहुत बड़ा योगदान हमें मिलता है। इसके बाद हम एक और विभूति की चर्चा आपके सामने करते, उनका नाम है तानरस खां। मियाँ तानरस खां जो है दिल्ली घराने के एक ऐसे एक अप्रतिम प्रतिभा के रूप में उभरे, जिनका कि आज भी जो है बहुत सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। तानरस खां का जन्म जो है वो 1806 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली घराने के एक दिग्गज विभूति ये रहे हैं, जो दिल्ली दरबार के दरबारी गायक भी रहे, और इनके जो गुरु थे वो इनके पिता थे, और जिनका तानरस खां का असली नाम जो था वो कुतुब बख्श था। इनके गुरु इनके पिता भी रहे, साथ ही साथ जो है सदारंग के द्वितीय पुत्र जो थे सादिक हुसैन खां, ये जिनको की शिक्षा जो उनकी मिली थी बहादुर शाह जो दिल्ली के दरबारी गायक थे उनसे प्राप्त हुई थी, और ये अचपल के नाम से भी जो प्रसिद्ध थे। तो ये जो दिल्ली दरबार के जो गायक थे, ये बाद में जो है पटियाला भी चले गए, लेकिन वापस दिल्ली आए। इनको तांद्रेज खां के नाम से भी जानते, कि इनकी जो प्रतिभा में तानों के प्रयोग जो है, तानों की जो स्पीड थी, तानों की जो दानेदार प्रस्तुति थी, तानों का जो एक स्पष्टता थी, वो इस कदर प्रभावशाली थी कि आज भी यदि कहीं पे दिल्ली घराने की बात करें तो तानरस खां साहब का नाम आए बिना जो है उसको पूरा नहीं माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये अपने आप को श्रीचंद घराने से बताते थे, और इनकी बहुत सी बंदिशें हैं जो प्रसिद्ध हैं। और दिल्ली घराना तो जैसे सबसे पुराने घराने के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली घराने का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय शास्त्रीय संगीत को, और इस घराने के इस दिग्गज कलाकार को जो है बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने अपनी परंपरा की जो एक धरोहर है वो संरक्षित करके उसको आगे की पीढ़ी को प्रदान किया। इनकी भी एक ऐसा माना जाता है कि बाद में जो है ये हद्दू खां साहब की मृत्यु के बाद ये ग्वालियर के जियाजीराव सिंधिया के दरबारी गायक बन गए। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है ये हैदराबाद भी चले गए, पुनः जो है वो दिल्ली ये वापस आए। इनकी आकर्षक तानबाजी जो थी ये इनकी गायकी का प्रमुख आकर्षण था, और इन्होंने श्रेष्ठतम ख्यालों का भी निर्माण किया, तरानों का भी निर्माण किया, और इनकी जो तैयारी थी वो अद्भुत थी। इनके शिष्यों में अलिया फत्तू का नाम जो है वो बहुत पॉपुलर है। इनके पुत्र उमराव खान भी जो है ये भी इनके जो है शिष्य थे, जो बहुत अच्छे कलाकार भी थे। और तांद्रेज खां जो है इनको सदारंग परंपरा का ऐतिहासिक गायक भी माना जाता है। इनके द्वारा बहुत सी बंदिशें वो निर्माण की गई, जिनमें कि एक बहुत पॉपुलर बंदिश है राग तोड़ी की, जो कि मियाँ की तोड़ी के नाम से जाना जाता है। बंदिश में स्वयं इनका उपनाम जो है तानरस, उसका प्रयोग हुआ है। देखिए गुर्जरी तोड़ी मैंने इससे पहले कि आपको जो बैजू बावरा के विषय में बताते हुए गुर्जरी तोड़ी के बारे में बताया। गुर्जरी तोड़ी और तोड़ी में एक बहुत प्रमुख अंतर और भी अंतर है, लेकिन पंचम का यानी मियाँ की तोड़ी में पंचम का प्रयोग किया जाता है अवरोहात्मक रूप से, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। सर ग म दा पा म दा म ग रे ग रे सा ग रे सा रे ग रे सा। अब मोरी नैया पार करो तुम, अब मोरी नैया पार करो तुम, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब मोरी नैया पार करो तुम, अब मोरी
दरिद सब दूर करन है, दुख दरिद सब दूर करन हारे, तान रस खान के लिए हूँ बलैया। अब यहाँ उनका नाम आता है, ये बताते हैं कि बंदिश इनके द्वारा रची गई। तान रस खान की ले हूँ बलैया, तान रस खान की ले हूँ खबरिया। तान रस खान की ले हूँ खबरिया, तान रस दुख दरिद सब दूर करन हारे, तान रस खान की ले हूँ खबरिया। गंज शकर के लाड लड़ैया, गंज शकर के लाड लड़ैया। अब मोरी ने पार करो तुम, अब मोरी पार करो तुम, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब मोहिन पार, सारे ग रे सा, सारे ग म ध प ध म ग रे सा धनी, सारे ग रे ग रे रे सा, नैया पार। सरे ग म ध नि सा रे द प म ध म ग रे धनी सा रे ग रे सा नि सा धनी सा नि सा ध रे द ध ग रे सा नि सा धनी सा रे ग म ग रे सा नि सा धनी सा रे ग रे सा। नैया पार करो तुम, अब मोरे नैया पार, पार तेरी नैया। अब मोरे नैया पार करो तुम, अब मोरे नैया पार। नैया अब मोरे नैया पार करो तुम, अब मोरे नैया, अब मोरे नैया, अब मोरे नैया पार करो तुम। तो ये एक उदाहरण के तौर पे आपको ये बंदिश दी गई जो कि मियाँ तानरस खां साहब द्वारा लिखी गई है, ये रची गई है। तो ऐसी बंदिशों, ऐसे इस तरह के प्रतिभाओं से जो है हम मात्र यही बताना चाह रहे हैं विद्यार्थियों कि ये मात्र जीवनियाँ ही नहीं हैं, ये इनके योगदान के द्वारा जो धरोहर आज की जो वर्तमान जो पीढ़ी है उसके सामने जो एक प्रस्तुतिकरण या कहें एक संरक्षित जो एक कोश है आपको जो प्रदान किया गया है, इसका ये बहुत बहुमूल्य धरोहर है और इसको हमें बहुत सहेज कर रखना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में जो हम विभिन्न कलाकारों के द्वारा, विभिन्न संगीतज्ञों के द्वारा जो योगदान दिया गया है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं और इस योगदान में न केवल इनके जीवन के बारे में
या हम कहें कि उनके समय में क्या राजनीतिक जो स्थिति क्या रही है, या हम कहें कि उनको किस प्रकार का संरक्षण मिला, उनकी अपनी जो अपना जो एक जीवन का जो एक निचोड़ था, जीवन का एक जो साधना थी वो कैसे रही। इसकी अतिरिक्त उनका जो उन्होंने जो समाज को जो किया है, जो समाज को करके दिया है उनको, जिस संस्कृति में जो अपना नया योगदान, अपनी कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन विभूतियों को के योगदान को हम यहीं पर जो है प्रणाम करते हैं और आगे की श्रृंखला में कुछ और ऐसी विभूतियों के बारे में लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।